सो वेलकम बैक। और आज फाइनल पार्ट करेंगे हम लोग कंप्लीट रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का फाइनल पार्ट है। और आज हम लोग को देखना है केमिकल रेगुलेशन ऑफ दी रेस्पिरेशन से डील करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले केमिकल रेगुलेशन में हम लोग को पढ़ना है दो तरह से केमिकल रेगुलेशन होगा। दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स हैं। पहला होता है सेंट्रल एंड दूसरा है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है। तो सेंट्रल को हम लोग कहते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ द ब्रेन, और पेरिफेरल रिसेप्टर्स में आता है कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज आता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो केमिकल रेगुलेशन में सबसे पहले जो केमो सेंसिटिव एरिया है कहाँ पर होता है, कहाँ लोकेशन का है, तो मेडुला में लोकेटेड है, लोकेटेड इन दी मेडुला, लोकेटेड इन दी मेडुला। दूसरा है कि ये हाईली सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन्स के लिए, हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन। और इस दोनों में भी से किससे सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड से? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो इसीलिए CO2 इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेशन फॉर द कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, जो कि मेडुला में लोकेटेड है। तो ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर से मिला, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम की मदद से बना बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट टूटा, बना प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, यही प्रोटॉन जो है बाद में स्टिमुलेट करता है जा करके आपके कीमोसेंसिटिव एरिया को। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में गया, वो बाद में प्रोटॉन्स बनाया, कार्बोनिक एसिड को तोड़ के प्रोटॉन बनाया। तो देखो यहाँ पर है ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस किया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली हो गया क्रॉस, वाटर कैपिलरी ब्लड से वाटर आया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर के बनाया प्रोटॉन, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड टूटा, बना प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, यही प्रोटॉन जो जा करके फिर स्टिमुलेट किया कीमोसेंसिटिव एरिया को। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कैसे काम कर रहा है, तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में क्या है कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड जो आया वो प्रोटॉन को फॉर्म किया, कैसे किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम की मदद से वाटर से कंबाइन करके बनाया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये टूटा बाइकार्बोनेट आयन एंड प्रोटॉन में, ये प्रोटॉन फिर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कार्बन कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि मेडुला में लोकेटेड है। तो ये था कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म क्या है। तो पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो है जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज है। तो इसमें होता है दो टाइप्स ऑफ सेल्स, एक होता है टाइप 1 सेल्स एंड दूसरा होता है टाइप 2 सेल्स। टाइप 1 को ही हम लोग कहते हैं ग्लोमस सेल्स, जो कि डोपामिन को रिलीज करता है जब हाइपोक्सिया से एक्सपोज होता है और यहाँ से रेगुलेट करता है। ठीक है, अब देखो 9th क्रेनियल नर्व दैट इज द ग्लोसोफिरिंजियल नर्व, उसका ब्रांच होता है दैट इज द कैरोटिड साइनस ब्रांच। उसी कैरोटिड साइनस का अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स जो होता है वो कैरोटिड बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, और जो ग्लोमस सेल्स है उसमें होता है कैपिलरीज, जो कि फेनेस्ट्रेटेड साइनोसाइडल कैपिलरीज। इसका क्या मतलब है, क्या यूज़ है, इसको आगे देखेंगे मैकेनिज्म में। और एओर्टिक बॉडीज का जो एफरेंट होता है, ठीक है, यानी सेंसरी सप्लाई जो वो वेगस नर्व से आता है। ठीक है, और वेगस से DRG में जाता है, वेगस से DRG में आता है। एक का यानी कि कैरोटिड बॉडीज का 9th क्रेनियल नर्व से सप्लाई है और एओर्टिक बॉडीज का 10th क्रेनियल नर्व से सप्लाई है। ठीक है, 10th क्रेनियल नर्व से सप्लाई है। तो अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को। तो कैपिलरीज था, कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम हुआ तो सेल में ऑक्सीजन कम हुआ, ग्लोमस सेल में ऑक्सीजन कम हुआ। तो ऑक्सीजन कम होने के कारण क्या हुआ, ये स्टिमुलेट किया पोटेशियम चैनल्स को, पोटेशियम चैनल्स को स्टिमुलेट किया। तो स्टिमुलेट होने पे पोटेशियम चैनल हो गया क्लोज, पोटेशियम चैनल हो गया क्लोज। क्लोज होने के कारण पोटेशियम एक्यूमुलेट करेगा सेल में। ठीक है, एक्यूमुलेट करेगा तो सेल क्या करेगा, डीपोलराइज करेगा। सेल डीपोलराइज किया, सेल डीपोलराइज किया तो फिर ये वोल्टेज गेटेड L कैल्शियम चैनल को खोल दिया। क्या किया, वोल्टेज गेटेड L टाइप कैल्शियम चैनल को खोल दिया। इसी कारण कैल्शियम की हो गई एंट्री, और कैल्शियम को हम लोग यूज़ क्या पढ़े थे, एक्सोसाइटोसिस में होता है। तो ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर का जो वेसिकल्स था, सिनेप्टिक वेसिकल्स था, उन सबको क्या किया, स्टिमुलेट किया कि वो जा करके एक्सोसाइटोस करें। तो यहाँ पर डोपामिन रिसेप्टर्स जो है सेंसरी न्यूरॉन में यानी कि D2 में, वो क्या किया, इस न्यूरोट्रांसमीटर से आकर के न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर से आके बाइंड हुआ और ये एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुलेट इनिशिएट किया इन दी सेंसरी न्यूरॉन। और ये सेंटर कहाँ पे भेजा, तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स में भेजा, मेडुला के जो भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वहाँ भेजा। ठीक है, DRG में स्पेसिफिक अभी पढ़े थे ना कि इसका जो एफरेंट्स है वो DRG में जा रहा है। ठीक है, DRG में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि कैसे ग्लोमस सेल्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को करता है। तो DRG में गया जिसके कारण क्या हुआ, वेंटिलेशन हुआ, हाइपोक्सिया था तो अब वेंटिलेशन बढ़ गया। यही पढ़ना था।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल में हाइपोक्सिया हुआ तो ये सेल में रिफ्लेक्ट हुआ। ये हाइपोक्सिया के कारण पोटेशियम चैनल क्लोज हुआ तो सेल डिपोलराइज किया तो कैल्शियम चैनल्स खुल गया। कैल्शियम चैनल्स खुला तो सेल में जो भी सिनेप्टिक वेसिकल्स था वो जाके एक्सोसाइटोज किया, डोपामिन रिलीज हुआ, D2 रिसेप्टर से जाकर के डोपामिन बाइंड किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो एक्शन पोटेंशियल फिर सिग्नल पहुंचाया मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स में वाया दी आपका वेगस नर्व के थ्रू। ठीक है, वेगस नर्व के थ्रू DRG में, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो कि मेडुला में था वहाँ पर पहुँचाया सिग्नल, जिसके कारण वेंटिलेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये था। तो अभी देखो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी ये जो पूरा दिया है फ्लो चार्ट, ये दिया हुआ है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल्स के कारण आपका वेंटिलेशन स्टिमुलेट होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, अब देखते हैं इस पूरे फ्लो चार्ट को। इससे हम लोग को जो भी पढ़ा है उसको एक तरीके से हम लोग देख लेंगे कि कैसे आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स और ऑक्सीजन के लेवल्स इंस्पिरेटरी जो भी सेंटर्स उसको स्टिमुलेट करता है और वेंटिलेशन पे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द ब्रेन में भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, पढ़े थे हम लोग सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स में। फिर वहाँ से प्रोटॉन का लेवल्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन बनता है तो ये प्रोटॉन फिर क्या करता है, जाके स्टिमुलेट करता है कीमोसेंसिटिव एरिया को, उससे फायरिंग इंक्रीज हुआ इंस्पायरेटरी सेंटर में, तो इंस्पायरेटरी सेंटर में फायरिंग इंक्रीज हुआ। ये था CO2 के कारण कैसे स्टिमुलेट हुआ। अब है कि आर्टेरियल ऑक्सीजन में कैसे हुआ, तो आर्टेरियल ऑक्सीजन घटेगा। ठीक है, आर्टेरियल ऑक्सीजन घटा, PO2 घटा। ठीक है, हाइपोक्सिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और प्रोटॉन बढ़ा, तो ये डायरेक्ट फायरिंग करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फायरिंग करेगा। ये CSF के थ्रू था, यानी ब्रेन के थ्रू कैसे कीमोसेंसिटिव एरिया को किया फायर स्टिमुलेट किया, और ये हाइपोक्सिया यानी ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के थ्रू दिखाया है और ये पेरिफेरी के थ्रू दिखाया। पेरिफेरल के थ्रू कैसे हो रहा है, पेरिफेरल में क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ तो उसके थ्रू कैसे ये रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के थ्रू दिखाया। दोनों ही क्या कर रहा है, इंस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है, इसके कारण फायरिंग इंक्रीज कर रहा है। फायरिंग इंक्रीज हुआ तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को जो मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहा था वो स्टिमुलेट हुआ। DRG कर रहा है। ठीक है, DRG कर रहा है। ठीक है, DRG कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है, मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर रहा है, इसके कारण फायरिंग इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंटिलेशन इंक्रीज हुआ, तो हाइपोक्सिया को ठीक किया, ऑक्सीजन अंदर आया। ठीक है, यह था कि कैसे आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और ऑक्सीजन का लेवल्स कैसे इंस्पायरेशन के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है अप्लाइड वाला पार्ट है। ठीक है, अप्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि पैथोलॉजी का मोस्टली पार्ट है, जैसे एटेलेक्टिसिस होगा, बेंड्स डिजीज, डिकम्प्रेशन सिकनेस जिसको कहते हैं, निमोनिया है और ARDS बहुत कुछ है। अभी जो अकॉर्डिंग टू गाइटन मैंने जो लिखा पढ़ा था उस टाइम पे, तो गाइटन में जो इंपॉर्टेंट था जैसे कि एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स को जानना था, और एटेलेक्टिसिस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मोस्टली ये सब हम लोग को पैथोलॉजी में फिर पढ़ना है, तो अभी मैं सिर्फ डील करूँगा, हम डील करते हैं पीरियोडिक ब्रीथिंग से, हम लोग देखेंगे तो पीरियोडिक ब्रीथिंग देखेंगे, एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स बस देखेंगे, और बाकी जो मोस्टली पार्ट है निमोनिया वगैरह वो सब हम लोग पैथोलॉजी में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला है चेन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग किस में होता है और क्या होता है। तो चेन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग का मतलब है कि ऑल्टरनेट एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन होगा। क्या कहने का मतलब है कि हम लोग नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो रहा है नॉर्मली। लेकिन चेन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग में क्या होगा कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की जगह पर होगा एपनिया और हाइपर वेंटिलेशन, यानी थोड़ा देर के लिए इंसान नो ब्रीथिंग स्टेज में होगा, सांस लेगा ही नहीं, और अगले स्टेज में हाइपर वेंटिलेट करेगा। थोड़ी देर तक सांस नहीं लिया फिर हाइपर वेंटिलेट किया, तो एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन का अल्टरनेशन होगा। एपनिया होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, एपनिया होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा। ठीक है, ये कहाँ देखने मिलेगा, किस पेशेंट्स में देखने मिलेगा, तो सीवियर कार्डियक फेलियर का पेशेंट है या ब्रेन डैमेज हो गया है पेशेंट का, तो ही देखने मिलेगा। इसको देखो ग्राफ से कैसे प्लॉट किया गया है, देखो ये है डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि नो ब्रीथिंग, यहाँ पे नो ब्रीथिंग हो रहा है। ठीक है, नो ब्रीथिंग, एपनिया है, और यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन है, ये हाइपर वेंटिलेशन है। ठीक है, तो एपनिया फॉलोड बाय हाइपर वेंटिलेशन, एपनिया फॉलोड बाय हाइपर वेंटिलेशन, ये है चेन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग देखने मिला सीवियर कार्डियक फेलियर में और ब्रेन डैमेज के पेशेंट्स में। पहला हो गया चेन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग। दूसरा है बायोट्स ब्रीथिंग या एटैक्सिक ब्रीथिंग। यहाँ पर जो इरेगुलरिटी है वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी इरेगुलर ब्रीथिंग होगा और उस इरेगुलरिटी को तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये हो सकता है कि इसमें क्या हो सकता है कि शैलो ब्रीथ रेस्पिरेशन हो और एकाएक एपनिया भी हो जाए। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल एपनिया हो सकता है, यानी कभी भी एब्सेंस हो सकता है ब्रीथिंग का और कभी भी शैलो रेस्पिरेशन हो सकता है।
ठीक है। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर मेडुला में कोई लीजन हो गया तो, ठीक है, मेडुला में कोई लीजन हो चुका है तो ये होगा, क्या होगा? बायोट्स ब्रीथिंग, जिसको एटैक्सिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। तीसरा है एपन्यूस्टिक ब्रीथिंग। देखो नाम में लिखा है एपन्यूस्टिक, तो एपन्यूस्टिक सेंटर से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एपन्यूस्टिक सेंटर में प्रॉब्लम होगा। अभी देखो इसमें क्या होता है कि इंस्पायरेटरी गैस जो है वो प्रोलॉन्ग होती है, यानी इंस्पायरेशन बहुत देर तक होता है, ठीक है, विथ अ पॉज एट फुल इंस्पायरेशन, यानी कि जब पूरा फुल इंस्पायरेशन हो गया तो वहाँ पे पॉज होता है, फिर इंस्पायरेशन हुआ। इसमें क्या होगा कि इंस्पायरेटरी गैस यानी इंस्पायरेशन जो है बहुत प्रोलॉन्ग हो गया और फुल इंस्पायरेशन के बाद पर्सन पॉज कर जाएगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ये क्यों होता है? जब लीजन हो डॉर्सोलेटरल लोअर हाफ ऑफ द पॉन्स। देखो एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ होता है? लोअर पॉन्स में होता है, लोअर पॉन्स में होता है। तो वैसे ही याद रखो कि लोअर हाफ ऑफ द पॉन्स में क्या होता है? एपन्यूस्टिक सेंटर होता है। तो वहाँ डैमेज हुआ तो क्या हुआ? एपन्यूस्टिक ब्रीथिंग हुआ। तो हम लोग पढ़े थे कि एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो वहाँ पर कोई लीजन हो जाए तो वो क्या कॉज करेगा? कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी गैप्स होगा विथ अ पॉज एट दी फुल इंस्पिरेशन। फुल इंस्पिरेशन पे जाके पॉज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट है कसमॉस ब्रीथिंग। कसमॉस ब्रीथिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि रेगुलर ब्रीथिंग होगा लेकिन बहुत ही डीप और लेबर्ड होगा, बहुत ही डीप और लेबर्ड होगा, यानी एफर्ट बहुत लगेगा पेशेंट का, एकदम बहुत एफर्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो इसका कॉज है मेटाबॉलिक एसिडोसिस या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ये आपका कसमॉस ब्रीथिंग या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने मिलेगा। कसमॉस ब्रीथिंग बहुत ही डीप लेबर्ड, मतलब बहुत एफर्ट लगा के नॉर्मल ब्रीथिंग होगा, ठीक है। रेगुलर ब्रीथिंग हो, नॉट नॉर्मल, रेगुलर ब्रीथिंग होगा लेकिन बहुत ही डीप लेबर्ड करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना होगा। तो इसको कहते हैं, ये पूरा हो गया अप्लाइड का पार्ट। बाकी जो इंपॉर्टेंट्स इसके अलावा नहीं है, खास करके फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं है। निमोनिया या फिर जो भी एटेलेक्टिसिस, ARDS वगैरह है, रेस्पिरेटरी न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी जो है वो ऊपर हालांकि हम सर्फेक्टेंट में डील किए थे, ठीक है। सर्फेक्टेंट वाले नोट्स में वो लिखा हुआ है, न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज जिसको कहते हैं। तो ये सब पैथोलॉजी का पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एग्जाम में फिजियोलॉजी के एग्जाम्स में अगर आप अप्लाइड पार्ट भी लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये पीरियोडिक ब्रीथिंग इतना इनफ है। बाकी निमोनिया वगैरह जो भी एटेलेक्सिस है वो हम लोग डील करेंगे पैथोलॉजी के वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसके बाद रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। ये इस पूरे वीडियोस को देखने के बाद भी आप एक बार प्लीज़ बुक रीडिंग करें, जो भी आप प्रेफर करते हो, चाहे एकेजन हो या गाइटन हो, चाहे गेनाउन हो, जो भी आप प्रेफर करते हैं उससे एक बार ज़रूर रीडअप करना है पूरे इस चैप्टर को। फर्स्ट ईयर में वैसे भी बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, हम पहले भी बोले हैं। तो उसको करने के बाद इस नोट्स को, इस मतलब जो भी मैंने पढ़ा है उस वीडियोस को देख लेने के बाद एक बार ज़रूर बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए और बुक को ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। उससे नॉलेज जो है ना, वो जो चीज़ें छूट गई हैं, क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें कवर ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, तो जो चीज़ें छूटी है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आपको बुक से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें मैंने कवर कर दी है कि एग्ज़ाम के टाइम पे चाहे सेमेस्टर हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम से जो मेजर टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगा, कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट जो भी था मैंने वो डिलीवर किया। बाकी जो भी कुछ चीज़ें हैं जो कि रह जाती हैं वो आप बुक से ज़रूर देखिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक पढ़ना, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो बुक पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हिमैट, यानी ब्लड का जो भी फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, ब्लड एंड इट्स इम्यूनिटी जो है वो हम लोग कवर करेंगे अगले जो भी पूरा वीडियोस आएगा उसमें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्लेलिस्ट पूरा जो भी वीडियोस था रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और टू दी ऑल दी फर्स्ट ईयर मेडिकोज जिनको इससे बेनिफिट हो, ठीक है। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग डील कर रहे होंगे ब्लड एंड इम्यूनिटी वाला पार्ट से पूरा फिजियोलॉजी का। और कमेंट्स में अपना डाउट्स ज़रूर पूछिए। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।